अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में आपको 2-3 अहम अदालती फैसलों से मुतल्लिक बताऊंगी और इसके साथ साथ थोड़ा जिक्र करेंगे कि फवाद चौधरी साहब रिहा तो हो गए, लेकिन अभी तक ट्रोलिंग उनकी की जा रही है इस बात के ऊपर कि काशिफ अब्बासी साहब के शो में फवाद चौधरी साहब अपने बच्चों के जिक्र के हवाले से कुछ आपदीदा हो गए, जिसके बाद से एक हमने देखा कि सोशल मीडिया पर PMLN ने और उनके हामी सहाफ़ियों ने एक तूफ़ान उठाया हुआ है कि जनाब ये हैं टक्कर के लोग जो 6 दिन की जेल काटने के बाद रो पड़े हैं और उनके आंसू निकल आए हैं। तो थोड़ा सा इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे कि किसके लिए सबक सीखने का मकाम है या नहीं है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस वीडियो से मुतालिक बताएं भी। तो व्यूअर्स, सूरत हाल ये है कि 3 अहम फैसले अदालतों की तरफ से आए हैं, जिससे थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना कि ठंडी हवा आई है, कुछ ऐसी सूरत हाल है। क्योंकि उससे पहले तो यही लग रहा है कि मुस्तकिल कि जनाब कोई आइन और कानून को खातिर में ही नहीं ला रहा। लेकिन बहरहाल सिस्टम में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो कहीं ना कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, दबाव के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो आइन और कानून की बात करते नज़र आ रहे हैं। और कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जिससे उम्मीद का है, जो एक आप कहते हैं कि दरवाज़ा है, वो कहीं हमें खुलता नज़र आता है। थोड़ा बहुत एक रिलीफ मिलता है, एक सांस थोड़ी सी आती है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है। 3 कौन से अहम फैसले हैं? पहला जो फैसला है जिसका मैं जिक्र करूंगी वो इमरान रियाज खान साहब की रिहाई का फैसला है। मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि उनको जिस्मानी रिमांड दे दिया जाएगा उनका, और फिर उनको मज़ीद दोबारा से कुछ सख्त हालात देखने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ और एक फजूल सा बोगस सा मुकदमा उसको एक ही समात में अदालत ने उड़ा के रख दिया। और बहुत ज़्यादा उन जज साहब की, विर्क साहब की पजीराई हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अगर आप हक और सच के साथ डट कर खड़े होते हैं, थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो इतनी भी गई बात नहीं होती कि हर किसी को दबा लिया जाए। कहीं ना कहीं आपको अपना कैरेक्टर शो करना पड़ता है और फिर तारीख आपको सुनहरे अल्फाज में याद रखती है। तो इमरान रियाज खान साहब को रिहाई मुबारक हो जनाब। और उनको जिस तरह से अदालत ने इस फैसले को बिल्कुल इसको क्लैरिटी से लिखा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और सब इस पर खुशाइन इसको करार दे रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात में उम्मीद है कि अल्लाह करे कि आइंदा जब भी कभी किसी सहाफ़ी की कोई गिरफ्तारी हो किसी हवाले से, तो कम अज़ कम जो डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं कि जिस तरह से एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, वो काम ना किया जाए और एक साथ यूनिटी के साथ जो है वो इस मामले पर यक ज़बान सबको होना चाहिए, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। लेकिन बहरहाल ये तो मुझे खैर मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन कम अज़ कम ये एक अच्छा फैसला। दूसरा एक अहम फैसला जो अदालत की तरफ से आया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया कि जिसने ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से PTI की दरखास्त को खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया। इसके ऊपर बड़ी मिस रिपोर्टिंग हुई और चैनल्स ने और PMLN ने, PDM हुक्मरानों ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि लें जी PTI की दरखास्त उड़ा के रख दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लिहाजा हक और सच की फतह हो गई। लेकिन असल में किसी ने फैसला डिटेल से पढ़ा ही नहीं था कि इस फैसले में लिखा क्या हुआ है, और बिला वजह ही बगलें बजानी शुरू कर दी। तो मैं थोड़ा सा आपको नरेट कर दूं कि बुनियादी तौर पर यह केस था क्या और फैसला क्या आया। व्यूअर्स, ये केस ममनुआ फंडिंग का जो था, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जो कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने ममनुआ फंडिंग जो थी वो हासिल की थी ममनुआ ज़राए से, और इसकी बुनियाद के ऊपर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी शामिल थी इसी रिपोर्ट के अंदर। अभी ये रिपोर्ट जब सामने आई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को एक शो कॉज नोटिस जारी किया और कहा कि आप इस हवाले से अपना जवाब तहरीर करके जमा करवाएं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर समातें की और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया। और अब जब ये फैसला सुनाया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी क्लैरिटी से उस फैसले में लिखा ये है कि जनाब, आपने जिस रिपोर्ट को चैलेंज किया है वो सिर्फ एक रिपोर्ट है, ये कोई फैसला नहीं है। और इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आपको एक शो कॉज नोटिस जारी किया है। तो अभी आपके पास एक मौका है कि आप शो कॉज नोटिस का जवाब दें। हो सकता है इलेक्शन कमीशन आपके जवाब से मुतमईन हो जाए और इस रिपोर्ट को खुद ही रद्द कर दे और फैसला आपके हक में आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता और फैसला आपके खिलाफ आता है और इलेक्शन कमीशन आप पे पाबंदी की बात करता है, आपकी फंडिंग जब्त करता है, या कोई नाअहली की बात होती है, कुछ भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो उस सूरत में फिर आप आकर अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि सिर्फ रिपोर्ट को आप चैलेंज ना करें। जब अगर इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपके खिलाफ फैसला कर देगा,
आपके जवाब से वो गैर मुतमईन होकर, तो फिर आप बेशक आ सकते हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पर इस अदालत में आना आपका वो थोड़ा-सा अर्ली है। अभी आपके पास एक मौका है कि आप इलेक्शन कमीशन को खुद ही सैटिस्फाई कर दें। तो ये है बुनियादी तौर पर वो फैसला, और इस बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ की जो इस्तदा थी, उसको खारिज किया गया है। तो ये कोई अगर कहे कि जनाब ये उनकी कोई जीत हो गई है या हार हो गई, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ एक टेक्निकल सा इशू है जिसमें एक ऑप्शन चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन के पास अंदर मौजूद है पीटीआई के पास, तो अदालत ने कहा है कि पहले आप उस ऑप्शन को इस्तेमाल कर लें। अगर उससे आपको फाका नहीं होता तो फिर आप मेरे पास आ जाए। तो ये है इसकी हकीकत। तीसरी जो एक अहम बात है, जो एक अहम फैसला है, वो लाहौर हाई कोर्ट का है, जो कि अगरचे अभी फैसला तो नहीं है, लेकिन जो समाअत हो रही है, जिस अंदाज से हो रही है, और उसमें जो अदालत ने ऑर्डर्स दिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गवर्नर्स ने अभी तक सूबाई इंतखाबात के लिए डेट्स अनाउंस नहीं की, ना तो केपी में और ना ही पंजाब में। और पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब की तरफ से डेट ना देने के मामले को चैलेंज किया था। इस मामले पर जो पिछली समाअत भी हुई थी उसमें भी, और अभी जो लेटेस्ट समाअत हुई है जुम्मे के रोज़, उसमें भी अदालत ने बड़े हौसला अफजा रिमार्क्स दिए हैं और कहा कि जनाब ये कोई चक्कर नहीं है कि जी 90 दिन हो जाएंगे और आप इंतखाब नहीं करवाएंगे, और कभी आप गवर्नर से पूछ रहे हैं, तो कभी आप अमन अमान की बात कर रहे हैं, तो कभी मईशत की बात कर रहे हैं। बड़ा आइन क्लियर है कि जनाब 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है तो मतलब होना है। और अगर गवर्नर इस सिलसिले में डेट्स नहीं दे रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को कहा कि आप अपने तौर पर डेट्स अनाउंस करें और इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं मौजूद है, और हम यहाँ पर बैठे हैं आइन की हिफाजत के लिए और देखने के लिए कि इस पर अमलदरारी हो। तो इलेक्शन कमीशन को अदालत का इस तरह से ये कहना कि आप खुद डेट्स अनाउंस करेंगे, बड़ा हौसला अफजा है इस लिहाज से कि एक हवा का झोंका है, ठंडी हवा का झोंका, कि अदालतें जो हैं वो फिर भी किसी ना किसी तौर कोशिश कर रही हैं कि जो किसी तरह की भी जिसको कहते हैं बेआइनी तरीका जो या आइन शिकनी वाला जो एक रवैया है वो काम ना यहाँ पर हो। तो देखते हैं जी आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है, लेकिन ये कुछ 2-3 अहम मामलात थे जो अदालत से जुड़े थे, जिसके ऊपर थोड़ी सी एक उम्मीद जागती है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ, पावर्स के खिलाफ। पावर्स के खिलाफ फवाद चौधरी साहब ने भी रेजिस्ट किया, और उन्होंने 6 दिन जो थे वो ज़ाहिर है काटे, कुछ जेल में, कुछ एफआईए की तहवील में, और जिस तरह से भी पुलिस की तहवील में। लेकिन उसमें वो अपने मौक़िफ़ से तो हटे नहीं। वो तो नहीं उन्होंने कहा कि अच्छा भी खुदाफिज मैं तो पीटीआई छोड़ आऊँ, या जनाब मैंने गलत किया, मैं कभी किसी पे तनकीद नहीं करूँगा। वो तो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। लेकिन बहरहाल वो एक इंसान भी हैं, एक बाप भी हैं। और हुआ ये कि काशिफ़ अब्बासी साहब के शो में बच्चों से मुतल्लिक जब काशिफ़ अब्बासी साहब ने उनसे सवाल किया, तो वो आप दीदा हो गए, थोड़े इमोशनल हो गए। और इस बात को, इस क्लिप को बहुत ज़्यादा पीएमएलएन ने और जो दीगर हामी सहाफ़ी, उन्होंने बड़ा इसको वायरल किया और कहा कि मजाक भी उड़ाया, ट्रोलिंग की कि जनाब देखें लोगों को इन्होंने 6-6 महीने बंद रखा, और तब इनको किसी को ये नहीं एहसास हुआ कि जनाब उनकी भी औलादें हैं, वो भी अपने बच्चों के बगैर रह रहे हैं, और अब अपने 6 दिन के अंदर ही आपकी ये हालत हो गई है कि आप रो पड़े हैं आके। तो बहुत से लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ये हैं जी टक्कर के लोग और फलां फलां और ब्ला ब्ला। तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब बच्चों के मामले पे इमोशनल ज़रूर हुए, लेकिन क्या वो अपने आइनी और कानूनी और उसूली मौक़िफ़ से हट गए हैं? तो वो तो नहीं हटे। तो अगर ये कोई समझे कि यार वो कोई अपने डील कर गए या किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, तो वो तो उन्होंने नहीं किया। बाकी किसी भी शख्स की अपनी औलाद के साथ वाबस्तगी हो सकती है, उस वजह से वो ज़्यादा जज्बाती भी हो सकता है। तो वो एक बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन वो इससे अपने कोई उसूली मौक़िफ़ से इन्हिराफ़ तो नहीं कर गए, या उसके आगे कोई उन्होंने सरेंडर तो नहीं कर दिया। वो तो जैसे ही बाहर निकले थे, उन्होंने जो गुफ्तगू की थी उससे ही सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि क्या उनके लबो लहजे में कोई तब्दीली आई है, या वो उसी दबंग अंदाज से अपना केस लड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कहना कि जनाब उनके मुकदमे को पीएमएलएन के लीडरान के मुकदमात के साथ जो है वो कंपैरिजन करना, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर कोई शख्स करप्शन के मुकदमे में मुलविस है, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, या कोई और उसने जुर्म किया है, तो एक अलग चीज़ है। और जो फवाद चौधरी साहब का मामला था वो एक बगावत का मुकदमा, और जो सब खुद मान रहे हैं मुंह से कि ये बिल्कुल ही एक बोगस सा मुकदमा था जिसमें कोई एसओपी को फॉलो नहीं किया गया, कानून को फॉलो नहीं किया गया, तो उस वजह से उनको जो है वो अंदर किया गया है। तो आप एक जानिब, या तो ये होता ना कि भाई, अब जैसे बहुत सारे लोग हमजा शहबाज की मिसाल दे रहे थे, हमजा शहबाज ने क्या जवाब दिए कि उनके अकाउंट्स में वो पैसे कहाँ से आए? कभी उन्होंने इसकी कोई मनी ट्रेल दी, कोई कुछ बताया इस सिलसिले में? कोई जवाब तो दिया ही नहीं। तो वो एक करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। फवाद चौधरी साहब जिस मुकदमे में गिरफ्तार हुए, तो कोई मुकदमा ही नहीं है। तो अब ये थोड़ी है कि आप किसी को बिला वजह भी पकड़ के अंदर बंद कर दें और फिर आप कहें कि जनाब देखो यार ये परेशान क्यों हुआ, या इसको अपने बच्चों की याद क्यों आई। भाई, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो अगर कुछ भुगत रहा है तो वो एक अलग बात है।
और अगर कोई शख्स आप बिला वजह किसी को अंदर डालेंगे तो वो चाहे आप 1 मिनट के भी डालें तो वो गलत है, भले वो किसी की तरफ से भी हो। तो ये दो चीज़ों को कंपेयर करना एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। तीसरी बात ये है कि जो पीएमएलएन के मुख्तलिफ केसेस थे, मरियम पे हों या नवाज शरीफ साहब पे, वो पीटीआई ने नहीं किए थे, वो कोई इंतकामी कार्रवाई थी। वो तो पनामा केस आया था और उस वक्त खुद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और जब उनको सजाएं हुई हैं तो वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे। तो उसका जिम्मेदार आप पीटीआई को किस तरह से ठहरा रहे हैं, ये बात भी समझ में नहीं आ रही। पीटीआई ने जो मुकदमात किए वो ज़रूर आप कोर्ट कर सकते हैं अगर किसी के ऊपर हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब पे हुआ है वो जो मनशियात का, उसमें खुद भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये एक फेक सा मुकदमा था, नहीं बनाना चाहिए था, या एक आध कोई और ऐसा मुकदमा था जिसके ऊपर जो है वो कोई कह सकता है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं हुआ कि मुंह पे काले कपड़े डाल के लाया जाए, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल धक्कम पेल हो रही हो। बड़े सुकून से आ रहे होते थे ये नैब केसेस में, और जब नैब कोर्ट्स में पेश हो रहे होते थे। और बाकी जो जेल के हालात हैं या जो भी मामलात हैं, बिल्कुल अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई गलत हुआ है तो उसको ये लाइसेंस मिल गया कि वो दूसरे के साथ भी गलत करे और एक दूसरे का मजाक उड़ाए। तो ये एक अजीब सा हमारे यहाँ ड्रामा शुरू हो जाता है कि जब कोई किसी के साथ कुछ करता है उसको जस्टिफाई करने के लिए पुरानी पुरानी चीज़ें निकाल के लाने की कोशिश की जाती है कि जिस तरह से उसको साबित किया जाए कभी तेरे साथ जो हुआ है वो ठीक हुआ है। तो ये मेरा ख्याल एक बहुत ही नामुनासिब सा रवैया है, और सियासतदान मुझे नहीं लगता आइंदा भी इससे सीखेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हम बाज़ औक़ात जो ह्यूमन एंगल है उसको भी हम जो है वो सियासत की नज़र कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।